तो गाइस, मैंने किसी को लिखवाया था, किसको लिखवाया था? अरब अरब के आज क्या क्या करना है? यस सर। बताओ भाई, क्या क्या करना है? सर एक तो ये चैप्टर 1 की बैलेंस शीट के क्वेश्चन करवाओगे। एट आउट्स उसके शेयर कैपिटल के बैलेंस शीट के ऑपरेटिंग साइकिल और वो डिवेंचर्स बैलेंस शीट। डिबेंचर बैलेंस शीट, और उससे पहले क्या बोला? ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल से शुरू करते हैं। ठीक है। तो एक बार पहले पेज नंबर 1.15 खोलो बुक का अपना, जल्दी से। पेज नंबर 1.15। इसमें सबसे नीचे देखो, लिखा हुआ है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में लिखा है करंट लाइबिलिटीज। मिला आप लोगों को? मिल गया? ठीक है। तो अब ये करंट लाइबिलिटी क्या होती है? मैंने, अगर आपको याद हो तो, आपको मैंने मोटा मोटा बताया था करंट लाइबिलिटी क्या होती है। जो 12 महीने के अंदर अंदर हम पे कर रहे हो, करंट और नॉन करंट का फर्क क्या बताया था? कि जो एक साल के अंदर अंदर पे हो रहा हो वो करंट है, जो एक साल से ज्यादा जिसका लाइफ हो वो नॉन करंट है। यही बताया था ब्रॉडली, राइट? एग्जैक्टली क्या है वो ये है। जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। यानी क्या मतलब हुआ कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर अगर कोई सेटल हो रही है तो वो करंट है, अगर उसके बियॉन्ड जा रही है तो वो नॉन करंट है। ठीक है। अब व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल, वो अपने को समझना है अभी, क्योंकि यहाँ वर्ड आ गया ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। तो इसका रेफरेंस कहाँ आ रहा है? करंट और नॉन करंट के लिए। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्यों समझ रहे हैं? इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो आपका करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन होता है, हमने तो ब्रॉडली 12 महीने या एक साल समझ लिया था कि एक साल के अंदर अंदर पे हो रही है तो करंट है, एक साल से बियॉन्ड जा रही है तो नॉन करंट है। ठीक है। लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि एक साल के अंदर पे हो गई तो करंट, और एक साल से ज्यादा है तो नॉन करंट। और एसेट्स के लिए हम कहते हैं कि एक साल के अंदर रियलाइज हो गया या कन्वर्ट हो गया इनटू कैश तो करंट, और अगर एक साल से ज्यादा में कन्वर्ट होगा इनटू कैश तो नॉन करंट। क्लियर? तो नॉर्मली दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। बट टेक्निकली सिर्फ एक साल नहीं होता। ये तीन कंडीशन है, तीन या चार कंडीशन, जिनमें से कोई भी कंडीशन पूरी होती है तो आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाती है। पहली कंडीशन क्या है? एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। यानी जो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर अंदर अगर ये रियलाइज हो रहा है, सेटल हो रहा है, तो ऐसे केस में वो करंट होगा। ठीक है। क्लियर हुआ? तो यहाँ के लिए अपने को समझना ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर। सेकंड देखो क्या लिखा है, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट इज योर बैलेंस शीट डेट। ठीक है। यानी अगर बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर आप इसको पे कर दोगे तो ये करंट है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो हम यही वाला क्राइटेरिया लेके चलते हैं नॉर्मली, जो मैं आपको बार बार 12 महीने एक्सेल बोल रहा था, वो यही क्राइटेरिया है। सो वी आर बेसिकली लुकिंग एट द सेकंड क्राइटेरिया, क्योंकि नॉर्मली यही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होता है। और हम इजीली अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो इस तरीके से कर लेते हैं। बट 12 महीने वाला पॉइंट ही सिर्फ पॉइंट नहीं है, उसके साथ में टोटल तीन और क्राइटेरिया भी है। अगर उनमें से भी कोई और फुलफिल होता है देन ऑल्सो इट बिकम्स अ करंट लाइबिलिटी। आर यू विद मी? और हम समझ में आ रहा है? तेरे डिस्कस करते हैं, हैंड रेस कर ले। हाँ आरम, अनम्यूट अनम्यूट। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है भाई? क्लियर हो रहा है ये वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है। तो अगर 12 महीने के अंदर अंदर आपकी रियलाइज हो गई तो करंट है ही है। उसके अलावा ये तीन क्राइटेरिया और है, अगर इनमें से भी कोई फुलफिल हो गया तो भी करंट मान ली जाती है। ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। यानी क्या हो गया? इन्वेंट्री, जिसको आप इन्वेंट्री कहते हो, या आपने किस लिए रखा हुआ है उसको? आगे फर्दर बेचने के लिए। ट्रेडेड मतलब आगे फर्दर बेचने के लिए। तो वो तो इन एनी केस आपका करंट लाइबिलिटी में ही आएगा। ठीक है। देर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। देर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट, यानी कि उसमें कोई ऐसा कोई, ये जो लाइबिलिटी है उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि सेटलमेंट डेफर होगी 12 महीने के बाद। उसमें कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो भाई 12 महीने वाली बात ही हो गई एक तरह से। तो सेकंड और फोर्थ तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया। क्लियर हुआ? सो मेन चीज अपने को यहाँ पे और क्या देखनी है?
सेकंड और फोर्थ तो ऑलमोस्ट 12 महीने की बात कर रहा है। थर्ड वाला जो है वो इन्वेंट्री को स्पेसिफिकली यहाँ कवर कर रहा है कि अगर इन्वेंट्री है तो वही करंट ही है। ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेट कर रहा है। तो मेनली प्राइमरली अब अपने को समझना ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया ये वाली पॉइंट? क्लियर। तो अब ऑपरेटिंग साइकिल समझने के लिए अगले पेज पे आ जाओ। एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? क्या कहता है ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? देखो, शुरुआत करते हैं कैश या बैंक से। कैश बैंक दिख रहा है सबसे ऊपर लिखा हुआ, जो चार्ट बना हुआ, सर्कल बना हुआ, उसको फोकस कर रहे हैं हम। ठीक है। तो क्या कहता है भाई, हमने कैश या बैंक लगाया अपने बिजनेस में, हमारे हमारे बिजनेस में पैसा आया, उस पैसे से हमने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा। ठीक है। अब रॉ मटेरियल खरीदते क्या हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं? जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, वही देखते हैं उससे क्या बनाना है, कब बनाना है। तो नॉर्मली एक जेस्टेशन पीरियड होता है कि हमारे पास मटेरियल कितने टाइम तक पड़ा हुआ है। तो हमने एग्जांपल लिया 3 महीने तक पड़ा हुआ है। 3 महीने के बाद हमने उसको प्रोसेस किया इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है। और आमतौर पे फॉर एग्जांपल हम देखो, ये डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस, किसी में ये 3 महीने होगा, किसी में ये 10 दिन होगा, किसी के अंदर ये 5 महीने हो सकता है। ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा। तो यहाँ एक सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे हमने कैश से अपना जो भी कैश लगाया बिजनेस में, उससे रॉ मटेरियल खरीदा, फिर रॉ मटेरियल से हमने फिनिश गुड्स बनाने शुरू करे। उसको बनाने में 4 महीने लग गए। ठीक है। अब फिनिश गुड्स बनते ही थोड़ा ना बिक जाते हैं। क्यों यार? आपने जो भी आइटम बनाई, जैसे सोफा बनाया, चेयर बनाया, जो बनाने में टाइम लगा वो तो लगा, फिर बनते ही थोड़ा ना बिक जाएगा वो। तो सपोज फॉर एग्जांपल उसको बिकने में 2 महीने और लग गए, तो वो 2 महीने तक मेरे पास एज इन्वेंट्री पड़ा रहा। फिर जब बिक गया तो इमीडिएटली पैसे आ जाते हैं क्या? हाँ भाई। सर अभी, सर अगर कैश सेल्स होगी तब तो आ ही जाएंगे, अगर अगर कैश से क्रेडिट करें होगी। तब तो आ जाएंगे, लेकिन अगर क्रेडिट करी तो कुछ टाइम बाद आते हैं। और नॉर्मली बिजनेस में क्रेडिट सेल ज्यादा होता है, कैश सेल तो बहुत ही कम पार्ट होता है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जितने भी बड़े बिजनेसेस होते हैं सारे उधार पे ही चल रहे होते हैं। कम से कम 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन का क्रेडिट पीरियड होता ही होता है। ठीक है। तो आपका कुछ ना कुछ तो टाइम होगा जिसके अंदर वो पैसे आएंगे। तो फॉर एग्जांपल इस केस में इन्होंने लिखा हुआ है 4 महीने के, 4 महीने के बाद आपको पैसे आ रहे हैं। ठीक है। तो पैसे आएंगे तो क्या कहलाएगा वो, ट्रेड रिसेवेबल रियलाइज। और जैसे ही रियलाइज हो जाएगा तो वापस एक तरह से क्या हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया। तो ये साइकिल चलती रहेगी। आपने पैसा लगाया, उससे रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश गुड्स बने, फिनिश गुड्स को आपने बेचा, बेचा फिर उसके बाद डेटर बन गए, डेटर से फिर आपको पैसे आए, जैसे ही पैसे आए फिर से दोबारा आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया। सो दिस साइकिल विल गो ऑन। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। क्या आपके ऑपरेशंस किस तरीके से चल रहे हैं? समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर हो रहा है सबको? सो दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहाँ देखें जरा कितना टाइम लगा, जरा टोटल करना। 3 महीने, 4 महीने, 4 3 7 और 2 9, 9 और 4 13। तो ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ कितने महीने की हो गई? 13 महीने। इसका मतलब क्या है? यानी जो आप पैसा बिजनेस में लगाते हो 13 महीने में जाके आपको रियलाइज हो रहा है। अगर आज मैं 100 रुपये अपने बिजनेस में लगा रहा हूँ तो 13 महीने के बाद, यानी 1 साल, 1 महीने के बाद मुझे रियलाइज होगा वापस। मुझे वो पैसा वापस 1 साल 1 महीने के बाद मिलेगा। पूरी मेरी ऑपरेटिंग साइकिल इतनी बड़ी है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ किसी भी बिजनेस की, तो ऑपरेटिंग साइकिल इतनी बड़ी नहीं होती है। आप अगर किसी भी नॉर्मली किसी बिजनेस की बात करो, ये तो इन्होंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। नहीं तो क्या होता है, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर वही फर्नीचर का एग्जांपल लूँ, तो मैं लकड़ी लेके आऊंगा, लकड़ी से अपना सोफा बनाऊंगा, सोफा बना के उसको बेचूंगा। कितना टाइम लगेगा? सोफा बनाने में कितना टाइम लगेगा, पहले तो ये एग्जांपल हो। तो हार्डली कुछ दिन लगेंगे, नॉट इवन अ मंथ। आर यू विद मी? हार्डली कुछ दिन लगते हैं। और उसके बाद बेचने पे चलो डिपेंड करता है कि मेरे को कस्टमर मिला नहीं मिला, कपल ऑफ मंथ्स ले लो। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं 3 4 महीने से ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल नहीं होती किसी भी नॉर्मल बिजनेस की। ठीक है। अगेन दे 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 वुड बी बिजनेसेस जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा हो सकती है। कई कई बिजनेसेस का नेचर ऐसा होता है जहाँ वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में घर अगर बिकते हैं तो फटाफट बिक जाते हैं, नहीं बिकते तो महीनों महीनों सालों सालों पड़े रह जाते हैं। तो कई बार वहां पे आपकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ी भी हो जाती है, लंबी भी हो जाती है। तो इसीलिए नॉर्मली अगर हम बिजनेसेस की बात करें
कोई भी अगर आप बिजनेस लोगे, चाहे वो मैंने फर्नीचर का बिजनेस लिया, चाहे किराने का बिजनेस लो, जो कोई भी बिजनेस लोगे, तो नॉर्मली तो ऑपरेटिंग साइकिल वुड बी लेस देन 12 मंथ्स नॉर्मली। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ। ठीक है, बहुत ही रेयर केस ऐसा होगा जहां ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है। ठीक है, अब पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर 12 महीने से कम है तो ऑपरेटिंग साइकिल लेट से है 3 3 महीने। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल जहां ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीने। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब वापस आते हैं जरा वो पहले वाले पॉइंट पे। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ, अभी मैंने लिखा नहीं कुछ बेटा। तो वापस आते हैं पहले वाले पॉइंट पे, अभी तो मैं बुक में से ही पढ़ा रहा हूँ, 1.15 पे आ जाओ। अब क्या कह रहा है पॉइंट? कह रहा है कि अगर आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आपको रियलाइज हो रहा है तो हम उसको करंट मानेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ क्या है? 3 महीने। तो अगर 3 महीने के अंदर रियलाइज हो रहा है तो आपका करंट हो गया। हम 12 महीने के अंदर ले रहे थे तो भी करंट था, तो बात तो वही हो गई। तो हमारा 12 महीने वाला क्राइटेरिया तो यहाँ फुलफिल हो रहा है। आप उसी के बेसिस पे चल सकते हो, 3 महीने वाला मुझे अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 13 महीने, तो ऐसे केस में जो आप 12 महीने वाला क्राइटेरिया लगा रहे थे वो तो है ही है, लेकिन अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो आप 13 महीने में पे कर रहे हो, वो भी करंट मान ली जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपका 13 महीने हो गया, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल बताया, उसमें ऑपरेटिंग साइकिल 13 महीने है, तो ऐसे केस में ये पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कि करंट लाइबिलिटी क्या है जो कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड है कि सेटल हो जाएगी, यानी 13 महीने के अंदर सेटल हो गई तो भी वो करंट है। आर यू विद मी? ठीक है। यस। तो तो ऐसे सिनेरियो में आपका अगर कोई भी लाइबिलिटी 13 महीने में पे हो रही है तो वो भी करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी, वो नॉन करंट में नहीं आएगी। तो जब आप क्लासिफाई करते हो कि ये करंट है या नॉन करंट अपनी बैलेंस शीट पर्पसेस के लिए, तो फिर ऐसे केस में वो करंट मान ली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली हम 12 महीने क्यों ले रहे थे? क्योंकि नॉर्मली आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम ही होती है, तो फिर आपका क्राइटेरिया सिर्फ सेकंड वाला ही है जो 12 महीने, वो वही उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो जब मैं आपको 12 महीने 12 महीने 12 महीने बार बार बोल रहा था करंट और नॉन करंट के लिए, वो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल नॉर्मली 12 महीने से ज्यादा होती नहीं है। बट वेरी रेयरली जब भी अगर कभी किसी केस में हो गई, तो ऐसे केस में हमारा सेकंड जो ये क्राइटेरिया है ये ट्रिगर हो जाएगा। 12 महीने की जगह फिर हम फोकस किस पे करेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर। समझ आ गया? ठीक है, क्लियर कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर भी रियलाइज हो रहा है तो वो भी करंट हो जाएगा। तो जब तक ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है तो क्राइटेरिया 12 महीने है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा हो गई तो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग साइकिल। तो मैं एक तरीके से और भी एक चीज और बोल सकता हूँ, क्राइटेरिया एक तरह से क्या हो गया? ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा होगा वो मेरे लिए क्राइटेरिया बन जाएगा टू डिटरमाइन कि जो भी लाइबिलिटी है या एसेट है वो करंट एसेट है या करंट लाइबिलिटी है। समझ में आया सबको? पॉइंट समझ में आया मैंने क्या कहा? आर यू विद मी? 100%? कोई ऐसा है जिसको डाउट है बेटा? एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ जल्दी से अगर समझ आया तो। ओके, समझ आ गया तो शगुन बताएगी मेरे को। शगुन, पेज नंबर 1.17 पे रहो। यस सर। पहला केस देखो, कह रहा है क्लासिफाई दैट लाइबिलिटीज गिवन बिलो एज नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। ठीक है, कह रहा है बताओ ये करंट लाइबिलिटी है नॉन करंट लाइबिलिटी है। आपको केस दे रखा है, ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने। पहला केस देख रहे हैं हम, फर्स्ट वाला पार्ट, ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने। तो पहले तो मुझे बताओ कि करंट लाइबिलिटी क्या होगी, कैसे डिटरमाइन करेंगे? सर 12 मंथ्स ही लेंगे इसमें भी। वेरी गुड, 12 मंथ्स ही लेंगे क्योंकि 10 महीने 12 मंथ से कम है, विच एवर इज मोर हम वो वाला क्राइटेरिया लेके चलेंगे तो 12 महीने ही हमारा क्राइटेरिया रहने वाला है। तो अगर एक्सपेक्टेड पीरियड है 8 महीने, यानी 8 महीने में हमें ट्रेड पेबल से पैसे आ जाएंगे, तो ये करंट हुआ नॉन करंट? सर करंट। वेरी गुड, चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड वाले में बताओ, पहले बताओ क्राइटेरिया क्या है। देखो आपको चलना कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले क्राइटेरिया देखो मेरे लिए क्या है फॉर डिटरमाइनिंग करंट लाइबिलिटी। बताओ कितने महीने आएंगे इसमें? सर 12 मंथ्स ही लेंगे। 12 मंथ्स ही लेंगे। तो अब बताओ अगर 12 महीने में मुझे पेमेंट मिल रही है तो वो करंट है नॉन करंट? करंट है। करंट ही है। समझ में आ रहा है सबको?
तो दो स्टेप्स है भाई। पहला स्टेप क्या है, पहले ये देखो कि आपको करंट और नॉन करंट के लिए कितने महीने कंसीडर करने हैं। वो कैसे आप डिटरमाइन करोगे? ऑपरेटिंग साइकिल एंड 12 मंथ्स विच एवर इज मोर। कहीं लिखना है तो लिख लो अपने पास, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स विच एवर इज मोर, ये आपका क्राइटेरिया हो जाएगा। और उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप देखोगे कि मेरा जो भी लाइबिलिटी एसेट है वो करंट आ रहा है या नॉन करंट। अगला क्या कहता है देखो, अगला कहता है ट्रेड पेबल 10 मंथ्स। तो क्राइटेरिया क्या बना? सर 12 मंथ्स ही बनेगा। वेरी गुड। तो अगर 15 महीने में मेरे ट्रेड पेबल रियलाइज हो रहे हैं तो क्या होगा? सर नॉन करंट होगा। नॉन करंट होगा। तो अगर आप पहले तीन एग्जाम्पल देखो तो पहले तीन एग्जाम्पल्स में आपका क्राइटेरिया 12 महीने ही आ रहा था, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने थी, 12 महीने से कम थी। तो जैसे आप आज तक करते आ रहे थे कि करंट है या नॉन करंट, वही करते आ रहे हो। पहले तीन के में तो फर्क ही नहीं पड़ा। चौथे में आते हैं, चौथे में क्या हो जाएगा? सर 18 मंथ्स। 18 मंथ्स आपका क्राइटेरिया हो गया। और अगर 15 महीने के अंदर अंदर मैं पे कर रहा हूँ तो करंट होगा या नॉन करंट? सर करंट लाइबिलिटी। अब समझ आया फर्क इस पॉइंट का? इवन इफ इट इज बीइंग पेड आफ्टर 12 मंथ्स, बट क्योंकि आपकी दूसरी वाली जो पॉइंट है वो ट्रिगर हो गया कि ऑपरेटिंग साइकिल अगर 18 महीने है और 18 महीने के अंदर अंदर मुझे पेमेंट आ रही है, देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज करंट लाइबिलिटी। क्लियर हो गया गाइस सबको? लास्ट पॉइंट और चेक कर लो भाई। अगर 18 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है तो पहले तो क्राइटेरिया क्या है? 18 मंथ्स। 18 मंथ्स। ठीक है, अब बताओ 24 महीने में अगर मैं पे कर रहा हूँ तो क्या होगा? सर नॉन करंट। वेरी गुड, सबको क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब जो दो क्वेश्चन छुड़वाए थे पहले, तो वो अब समझ में आ गया आपको कैसे करने हैं। तो अब वो दो क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 नोट कर लो। होमवर्क हो गया आपका 6 एंड 7। ठीक है, चलू मैं आगे। किसी को कोई डाउट? ऑपरेटिंग साइकिल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ये दोनों के लिए बेटा, करंट एसेट्स के लिए भी और करंट लाइबिलिटी के लिए भी। ठीक है, हाँ जी। चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट में जो आपके यहाँ क्वेश्चंस मैंने तीन चार दिए थे, विच वाज 8 9 10 और 11। सॉरी, नॉट 8 9 10 11। कौन सा था यार? 23 24 25 26, इनको कैसे दिखाएंगे? ठीक है। तो एक जने का जरा डाउनलोड कर लेते हैं। बताओ भाई, किसने किए हैं ये क्वेश्चंस जिनका हम डाउनलोड कर ले? आराम तूने भेजा है मेरे को? सर रिक्वेस्ट ये वाला नहीं भेजा, वो मैंने स्टेटमेंट वाला जो वो उसका भेजा हुआ है। तो ये क्यों नहीं भेजा भाई? मैंने कहा तो था ट्राई करके आना। सर सर किए ट्राई। तो भेजा क्यों नहीं फिर? सर क्लास से थोड़ी देर पहले ही मतलब किया था। और किसने मेरे को भेजा हुआ है? जिसने भेजा है, जिसने करा हुआ है, वृंदा आपने किया हुआ है? चलो वृंदा वाला निकालते हैं, एक मिनट सर रुको जरा कर मैं। रखा है बट राइटिंग अजीब सी है थोड़ी। उसका तो देख मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास राइटिंग क्लियर करने का फिल्टर नहीं है। अब तो फिल्टर आ जाते हैं ना हर चीज के, तो अभी तो मेरे पास नहीं है। तो अभी तो ऐसे ही काम चलाएंगे हम। एक में दो गाइस, मैं जरा डाउनलोड कर रहा हूँ एंड देन लेट्स डिस्कस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
गाइस स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? ओके, सो वृंदा अपना हैंड रेस करो बेटा। सर इससे पहले वाले पीडीएफ में बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है, इसमें तो सिर्फ ये P&L वाले क्वेश्चन है। चलो इससे पहले वाला भी निकाल लेते हैं, रुको। इसमें यस सर। कहाँ पर है भाई? क्वेश्चन नंबर 23 से। ओके, हाँ जी गाइस, करें डिस्कस आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 23 खोलो एक बार जरा। देखो क्या कहता है, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ रिकवरी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कहता है 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, कुछ आपको 10% डिवेंचर्स दे रखा है, कुछ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है, गुडविल दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है, और कुछ बोल रहा है टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बता सकते हैं वृंदा, टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट क्यों बोला इज नॉट रिक्वायर्ड? मम्मी सर इसका मुझे नहीं पता। इसलिए बोला हुआ बेटा क्योंकि आपको सारी की सारी आइटम बैलेंस शीट की नहीं दे रखी, सिर्फ कुछ ही आइटम दे रखी है। तो आपको एक तरह से बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो जो आइटम दे रखी है वो दिखानी है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सी आइटम कहाँ आएगी। तो पहली आइटम देखो, 10% डिबेंचर कहाँ आता है? डिबेंचर्स आपको याद होना चाहिए अब कहाँ आता है। अगर मुझे याद है तो पहले दिमाग में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सब हेडिंग दिमाग में आएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैंने तरीका बताया था आपको कैसे याद रखना है। तो डिबेंचर का आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो आप पहले आइडेंटिफाई कर लो कौन सी आइटम का आएगी। स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्रीज, या आपकी करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स के अंदर आएगा। गुडविल आपका नॉन करंट एसेट्स में, जो आपका प्रॉपर्टी पीपी वाला जो एक नया हेडिंग हमने बोला था, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, तो इंटेंजिबल एसेट्स है तो वहां पे आएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी में आता है। तो ये सारी आइटम पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सी हेडिंग और सब हेडिंग में आएगी। आर यू विद मी? ठीक है, अब एक एक करके जरा देखते चलते कैसे आएगा। देखो सबसे पहले आप बनाओगे बैलेंस शीट इस तरीके से। ठीक है, अब क्योंकि एक्सट्रैक्ट है ये, अगर आप ध्यान से देखो ऊपर हमने लिख दिया बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, तो ये आपने बिल्कुल ठीक किया है। उसके बाद आपका इक्विटी लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड में कुछ नहीं आया, तो आपने इसको खाली छोड़ दिया। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें भी कुछ नहीं आया। देन उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी में आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा। अब बेटा इसके साथ में आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होगा जो कि आपने नहीं बनाया। ठीक है वृंदा, तो अगला इसका जो आपको डिटेल भी तो दिखानी है ना। अब नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर हमें क्या पता है ये क्या है? ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप दिखा रहे हो 1,90,000, ये 190 क्या है ये दिखाना तो पड़ेगा, विच इज 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो आपको बैलेंस शीट के साथ साथ नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने। whenever it says that you have to prepare balance sheet, you also have to prepare notes to accounts। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा वो। आप यहाँ नोट नंबर दोगे तो जैसे इसका नोट नंबर 1 हो गया तो ये 1 आ जाएगा। 1 इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर इस साथ पे क्या लिखेंगे? 100 रुपए का डिबेंचर, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए बताओ वृंदा? मुझे बताना है। हाँ बेटा, तेरे से डिस्कस कर रहा हूँ, तूने हैंड रेस भी करना है। 90 नहीं 1900। हाँ, तो 1,900 कितना परसेंट डिबेंचर है?
10%, 1900, 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,90,000। और क्योंकि और कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है तो यही टोटल हमारा 190 यहाँ चला गया। आर यू विद मी? समझ में आया? ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला गुडविल। गुडविल आपका एसेट्स में जाएगा कहाँ? नॉन करंट एसेट्स में। तो आपने ये तो ठीक लिखा है, लेकिन इसको भी आपको रिस्पेक्टिव नोट में दिखाना है। ठीक है, उससे पहले एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी है तो यहाँ 2 नंबर लिख देते हैं, सीरियल ऑर्डर में चलेंगे। दूसरा आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है? 40,000। ठीक है, इसी तरह थर्ड थर्ड आपका इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट थोड़ी ना था, इंटेंजिबल एसेट ही था क्या? हाँ, यही था। सही है। बट इससे ऊपर एक और हेडिंग थी ना इंटेंजिबल एसेट से ऊपर, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो आपको पहले वो हेडिंग देनी है। ठीक है, फिर उसके अंदर फर्दर सब हेडिंग आएगी इंटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पे आइटम आनी चाहिए थी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम पहले फिक्स एसेट के नाम से बुलाते थे। ठीक है, तो अब इंटेंजिबल एसेट का यहाँ पे मेरा अलग से हेडिंग आ गया, और यहाँ आ जाएगा गुडविल। कितना है? 20,000।